हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी स्टैटिक्स की नेक्स्ट क्लास। ठीक है, हाँ जी। बीएससी पार्ट सेकेंड, स्टैटिकल फिजिक्स, यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ, ठीक है। यूनिट फोर हम कर रहे हैं अभी स्टार्ट। 2-3 दिन हमने क्लास कर चुके हैं हम यूनिट फोर में। तो आप लोग को उसमें समझने में कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं हो रही है? कुछ स्टूडेंट शायद पता नहीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कौन से कह रहे थे कि मैम कॉलेज में पढ़ाने के लिए, तो देखो समझ में आना चाहिए कॉलेज में पढ़ाओ चाहे ऑनलाइन। बाकी ठीक ही है, अब आप लोग के एग्जाम ही के टाइम ही कितने बचे हैं कि कॉलेज में जाना और पढ़ना वढ़ना। आराम से अपना घर बैठ करके क्लास लिया करो, नोट्स बनाओ और रिविजन किया करो अच्छे से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या देखा इसमें, हम बात किसकी कर रहे थे यहाँ पे, क्वांटम मैकेनिक्स की। हमारी फोर्थ यूनिट में क्या पढ़ रहे हैं हम, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना, क्वांटम सांख्यिकी के बारे में। तो क्वांटम सांख्यिकी की कल हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने रीडिंग किया कि क्लासिकल फिजिक्स में क्या कमी रह गई थी क्लासिकल स्टैटिक्स में, जिसके कारण क्वांटम का कॉन्सेप्ट आया। तो सबसे पहले तो हमने ये चीज देखी कि जो भी हमारा मेन जो डिफरेंस आ रहा था किसमें आ रहा था, मेन जो प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कुछ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, हमने यहाँ एग्जांपल के लिए लिया ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका विकिरण, लेकिन केवल वही नहीं था, और भी कई सारे कॉन्सेप्ट थे। तो जैसे बाद में आप लोग क्वांटम जब पढ़ोगे या फिर आप लोग की शायद सेकेंड ईयर में हो तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो उसमें जैसे आप लोग के क्वांटम में है कितने सारे प्रॉब्लम्स में ये दे रखा है कि क्लासिकल नहीं समझा सका तो क्वांटम नहीं से समझाया। ठीक है, तो क्वांटम की जरूरत क्यों पड़ी, जैसे यहाँ ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमने देखा कि प्रॉब्लम्स आ रही थी, फिर उसके लिए क्या किया, प्लांक नाम के एक साइंटिस्ट थे, प्लांक ने वहाँ पे अपना एक अलग कॉन्सेप्ट दिया। प्लांक ने कहा कि जो रेडिएशंस निकल रही हैं इन सबको उन्होंने कैसा माना, एक विद्युत चुंबकीय दोलित्र की तरह माना कि दोलित्र गति कर रहा है और उसमें से रेडिएशन निकलती है या फिर अवशोषित होती है, उत्सर्जित होती है। ठीक है, और ये जो रेडिएशन का उत्सर्जन या अवशोषण था इसके लिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो ऊर्जा की मात्रा जो होती है, तो ऊर्जा का कभी भी उत्सर्जन या अवशोषण कैसा कंटिन्यूस नहीं होगा, अलग अलग फॉर्म में होता है, मतलब डिस्क्रीट होता है, विविक्त रूप में होता है। विविक्त होने का मतलब डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं अलग अलग पैकेट्स के फॉर्म में होता है। तो जहाँ से हमें एनर्जी का फॉर्मूला E = h मिला। ठीक है, E = h फॉर्मूला हमने पढ़ा, और जो कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाया, क्वांटम का कॉन्सेप्ट कहलाया। इन्होंने जो एनर्जी को अलग अलग पैकेट्स के फॉर्म में माना, उन पैकेट्स को ही क्या कहा जाता है, क्वांटा कहा जाता है। तो उन्होंने ये कहा कि प्रकाश का किसी भी विकिरण का जो ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन होता है वो किस रूप में होता है, क्वांटा के रूप में होता है। और क्वांटा के रूप में होने के कारण ही इस पे बेस्ड जो भी थ्योरी थी, सिद्धांत, उनका नाम क्या पड़ा, क्वांटम फिजिक्स के नाम से। ये कल हमने पढ़ लिया। प्लस हमने फिर स्टार्टिंग की क्वांटम फिजिक्स की, क्वांटम जब हम पढ़ेंगे क्वांटम स्टैटिस्टिकल, तो क्वांटम से रिलेटेड मेन पोस्टुलेट्स क्या है। ठीक है ना, क्वांटम फिजिक्स में क्या क्या चीजें होती है, मूलभूत इसकी चीजें, फंडामेंटल, जो कल हमने पढ़ी। जैसे हमने उसमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखा, ऑपरेटर्स देखे हमने, ठीक है ना, कि लंबकोणीय ऑपरेटर का क्या रूल होता है, या फिर प्रसामान्य का क्या रूल होता है, या फिर यहाँ पे हम कोई भी स्थिति फलन या तरंग फलन किस रूप में लेते हैं, साई के फॉर्म में। साई R और T का फंक्शन होता है। ठीक है, और एक अगर दो या दो से ज्यादा तरंगे हो तो इनका अतिव्यापन किस प्रकार से होता है। तो वहां से हमने देखा अध्यारोपण का सिद्धांत भी हमने देखा। क्लियर है, यहाँ पे हमने एक चीज लास्ट में नोट दे करके क्या लिखी थी, हमने ये देखा कि जो भी फिजिक्स या जो भी भौतिकी या सांख्यिकी किस पर आधारित हो, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स पर आधारित हो। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल कौन से होते हैं, जो विभेद्य होते हैं, जिन्हें अलग अलग, जिनमें भेद किया जा सकता है, अलग अलग पहचाना जा सकता है, वो पार्टिकल कौन से होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल। तो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल पर बेस्ड जो भी हमारी मैकेनिक्स होती है या स्टैटिकल होती है वो कौन सी कहलाती है, क्लासिकल। ठीक है, तो क्लासिकल, इससे पहले जैसे अभी तक हम लास्ट 2 चैप्टर से हम क्या पढ़ रहे थे, यहाँ से हमने स्टैटिकल शुरू किया, हम क्या देख रहे थे, वहाँ पे मैक्सवेल का बोल्ट्जमान वितरण नॉल था, या अन्य भी कितने प्रकार के वेगों का वितरण था, ऊर्जा का वितरण हमने देखा। उसके बाद अभी लास्ट चैप्टर में हमने प्रायिकता के बारे में पढ़ा, प्रोबेबिलिटी, एंट्रोपी, ये सब कुछ पढ़ा। तो यहाँ सब में हमने कैसा मॉडल लिया था,
हम सब में ये बात कर रहे थे कि माना कोई निकाय है जिसमें n कैसे कण है, डिस्टिंग्विशेबल कण है, ठीक है ना, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है या विभेद्य कण है। तो वो विभेद्य लेने का कारण वही था, क्लासिकल में हम तब तक विभेद्य की बात कर रहे थे। कल हमने नोट देखी ये चीज लिखी कि जबकि जो कण जो होते हैं कैसे हो, अगर किसी निकाय में अविभेद्य कण हो, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हो, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हो मतलब अविभेद्य हो, तो वो आपकी सांख्यिकी कैसे कहलाएगी, क्वांटम सांख्यिकी कहलाएगी। ये मेनली डिफरेंस है क्लासिकल में और क्वांटम में, क्लासिकल में और क्वांटम में ये डिफरेंस है, ठीक है ना, कि इसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटम फिजिक्स। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ अब हम जो भी मॉडल्स अगर पढ़ने जा रहे हैं उन सब में आपको कण कैसे लेने, इनडिस्टिंग्विशेबल, अविभेद्य। अविभेद्य क्यों बोला गया है इनको, क्योंकि मेनली क्वांटम फिजिक्स में हम किसकी बात करते हैं, किसी तरंग फलन की। कल जो हमने साई आर टी पढ़ा था, साई आर टी हमने क्या पढ़ा था कि कोई तरंग फलन की स्थिति टाइम के सापेक्ष इस प्रकार से हो। तो तरंगे क्या होती है, अगर आप बोलो कि एक छोटे से स्पेस में या पूरे 3D में बहुत सारी तरंगे चल रही, तो तरंगे ऑब्वियसली सी बात है कहीं ना कहीं एक दूसरे पर अध्यारोपित हो ही जाती है, इसलिए तरंगों में विभेद करना मुश्किल होता है, ठीक है ना, इसीलिए हम यहाँ पर कैसे लेते हैं, अविभेद्य कण के रूप में लेते हैं। क्लियर है, जबकि यहाँ पे क्लासिकल में हम मेनली अलग अलग कणों के रूप में ले रहे थे। तो कण ठीक है कितने में कंबाइंड हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं उनको विभेद कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है ना, इस वजह से ये डिफरेंस था। क्लियर है, चलिए तो फिर आगे की बात करते हैं। चलो तो आज हम उस दिन हमने जब चैप्टर के बारे में पढ़ा था यूनिट 4 में, तब मैंने आपको कहा था यहाँ पे आपको क्वांटम फिजिक्स के बारे में आप पढ़ रहे हो, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, क्वांटम सांख्यिकी के बारे में। तो यहाँ उससे रिलेटेड 2-3 मॉडल्स पढ़ेंगे। जो मेनली फेमस मॉडल हमारे कौन से हैं, हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, एक तो होता है बोस आइंस्टीन मॉडल, बोस और आइंस्टीन ने दिया था, ये साइंटिस्ट के नाम पर ही मॉडल्स के नाम दिए गए, बोस आइंस्टाइन मॉडल, ठीक है। एक कौन सा होता है, फर्मी डिराक का, ये फर्मी और डिराक ने मिलकर के दिया था, तो ये मॉडल भी क्या कहलाया, फर्मी डिराक मॉडल। एक आपका होता है प्लांक का ये मॉडल होता है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार के हमें ये तीन तो एटलीस्ट पढ़ने ही है, तीनों एज वेल एज तीनों के तीनों ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी बोस आइंस्टीन और फर्मी डिराक मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोनों में से कौन सा आएगा ये मैं आपको नहीं कह सकती, इसीलिए आप लोग दोनों के दोनों इतने इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। एग्जाम में बड़े अच्छे से आते हैं क्वेश्चन और पढ़ना भी इजी होता है इसमें बस। और हाँ एक चीज़ और, दोनों की जो डेरिवेशन है बिल्कुल एक जैसी होगी, ठीक है ना, आपको मैं पहले ही बता दूँ, दोनों की डेरिवेशन बिल्कुल एक जैसी होगी, दोनों में बस एक डिफरेंस होगा जो हम स्टार्टिंग में ही देख लेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है मेनली, ठीक है ना। उसके अलावा पूरा का पूरा मतलब बिल्कुल एक ही कॉन्सेप्ट पे आपको करते जाना है पूरा, ठीक है, और लास्ट में आंसर आएगा। और कॉन्सेप्ट भी कौन सा यूज में करना है, जो अभी लास्ट चैप्टर में हमने जब शुरुआत में ही जब हमने प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकाली थी ना, हमने ओमेगा की वैल्यू निकाली थी, ठीक है ना, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 वो वाली। तो इसमें जो हमने पूरा का पूरा प्रोसेस यूज में लिया था, अगर आप लोगों को थोड़ा ध्यान हो, जिसमें हमने बीच में क्या लिया था, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन यूज में लिया था, स्टर्लिंग का सन्निकटन का यूज में लिया था ना हमने फॉर्मूला, फैक्टोरियल ln x के लिए, ln x फैक्टोरियल के लिए हमने क्या फॉर्मूला लिया था, x ln x माइनस x, इस तरीके से ये स्टर्लिंग सन्निकटन। तो हमने उसको पूरा सॉल्व करके देखा था कि यहाँ से हमारे पास वैल्यू है, वही वाला सेम मेथड पूरा यहाँ पे भी हमें यूज में लेना है, क्लियर है। इसीलिए हम वहाँ पर भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आपको कहती हूँ कि हर टॉपिक को अच्छे समझा करो, हर टॉपिक कहीं ना कहीं आगे जाके किसी और से रिलेट हो जाता है। अगर आपको वहाँ की डेरिवेशन अच्छे से आप लोगों ने समझी होगी, एक बार फिर से क्लास लेने के बाद अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं समझी होगी तो फिर प्रॉब्लम होगी, तो फिर मुझे मत कहना, आप लोग खुद अच्छे से पढ़ना। मैंने क्योंकि वहाँ पे आपको अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं थी इसको एक्सप्लेन करवाने की, लेकिन मैंने आपको ये भी पूरा सॉल्व करके बता दिया था, नोट में हमने लिखा था कि इनकेस अगर किसी स्टूडेंट को लगे कि ये पूरी वैल्यू कहाँ से आ गई, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तो डायरेक्ट वैल्यू ही लिखूंगी, अब जिसको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा वो लास्ट चैप्टर में जा करके ये अप्रोक्सीमेशन पूरा देखेंगे, तभी समझ में आएगा, ठीक है।
हाँ, तो ये थी हमारी अभी तक की कहानी। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैटिकल से, कि हम कौन से स्टैटिकल पढ़े सबसे पहले देखते हैं एक बार। हेडिंग ऑफ बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी। स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स इम्पोर्टेंट लगा लेना आप लोग ऊपर। आप सोचोगे मैम ने कितना में इम्पोर्टेंट लगवा दिए। ये टॉपिक्स हैं ही ऐसे बड़े बड़े, लेकिन फिर भी आप लोग जब ओवरऑल लास्ट में पढ़ोगे तो आपको लगेगा काफ़ी सारे टॉपिक्स में से मैंने कुछ को ही इम्पोर्टेंट लगवाया है। तो ये इसका मतलब ज़रूर ही वो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक ही हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिनसे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह आ सकते हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके से इनको सबको अच्छे से पढ़ करके फिर करना। अब यहाँ देखो हमारा बहुत ज़्यादा कुछ थ्योरी लिखने जैसी चीज़ नहीं है। यहाँ पे मेनली हमारे पास क्या है, डेरिवेशन करनी है हमें, ठीक है ना। थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है, लिखो आप लोग, हेडिंग डाल लो और लिखो। यह सांख्यिकी, देखो सबसे पहले, यह सांख्यिकी अभिन्न तथा अविभेद्य कणों पर आधारित है। यह सांख्यिकी अभिन्न तथा अविभेद्य। तो अब आ गया यहाँ से हम किस पे बात करें, इनडिस्टिंग्विशेबल की, ठीक है ना, आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल की। तो लिखो, यह सांख्यिकी अभिन्न तथा अविभेद्य कणों पर आधारित है, जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको स्पिन बोलते हैं, जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या, ब्रैकेट में लिखेंगे स्पिन, कैसी होती है, इंटीग्रल होती है, मतलब पूर्णांक होती है, मतलब कि जिनकी कैसे स्पिन होती है, इंटीग्रल स्पिन होती है। स्पिन समझते हो ना, किसी भी चीज की स्पिन जैसे हम पढ़ते हैं, मान लो 1 2 3 4, इस टाइप की होगी हमारी स्पिन टोटल। इस प्रकार की चक्रण क्वांटम संख्या जिनकी कैसी हो, पूर्णांक हो, 1 2 3 4 के बराबर हो। ऐसी नहीं हो आपकी 1/2 2/2 3/2 4/2, इस टाइप की कुछ स्पिन नहीं हो, ठीक है ना। तो ये प्रकार की स्पिन आपकी क्या कहलाती है, चक्रण क्वांटम संख्या पर आधारित होती है। और इन क्वांटम संख्या को ही क्या बोलते हैं, बोसोन कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे जिन्हें बोसोन कहा जाता है। देखो आप लोगों को पता होगा, अब आप लोग किस में पढ़ोगे, शायद फाइनल ईयर में आप लोग क्या आती है, न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है ना। न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, मूलभूत कण कौन से होते हैं। चलो थोड़ा सा ब्रीफली आप लोगों को बता देते हैं, ताकि आप लोगों का, हालांकि अभी तक में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, 11th 12th वगैरह में भी आता है, ध्यान नहीं हो तो मैं थोड़ा ध्यान दिला दूँ आप लोगों को। उसमें क्या होता है कि मूलभूत कण कौन से हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। अब मूलभूत कण आपके कौन से होते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली कौन से सुनते हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, कुछ भी लिखना नहीं है, बस यहाँ पर देख के समझ लो, ये कुछ एक्स्ट्रा वाला ज्ञान है, ठीक है ना। तो वो देखो, जैसे कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इस प्रकार के हम जो भी कण पढ़ते हैं इनको हम बोलते हैं मूलभूत कण। फिर मूलभूत कण मतलब जिनसे मिलकर के हमारा एक परमाणु बनता है, एक अणु बनता है, और उनसे मिलकर के दुनिया भर की सारी चीजें बनी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे मूलभूत कण इस प्रकार के होते हैं। इन मूलभूत कणों को जब हम स्टडी करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स की, तो प्रत्येक कण की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने बात की कि भाई इन प्रॉपर्टीज की स्टडी कैसे की जाए। अब कण केवल
आप लोग सुनते बचपन से यही तीनों हो साइंस में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसलिए सबसे ज़्यादा इनको ही जानते हो। लेकिन एक्चुअली में ये तीनों ही नहीं, बहुत सारे मूलभूत कण होते हैं, बहुत सारे, जो आप लोग आगे जा करके भी सुनोगे। आपके पाइओन होते हैं, पाइओन में आपके पाई प्लस, पाई माइनस, पाई नोट होता है, तीनों होते हैं। ऐसे ही आपके मेसोन्स में आते हैं, ये पाई मेसोन होते हैं, आपके ईटा नोट होता है, आपके कैस्केड होता है, जीरो कैस्केड माइनस होता है, कई प्रकार के ही होते हैं आपके पास, ठीक है ना। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ये तीनों प्रकार के कण होते हैं, खूब सारे ही होते हैं। तो उन सब का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाए, कैसे इनकी स्टडी की जाए। ओमेगा होता है, बहुत सारे कण होते हैं अलग अलग प्रकार के, ठीक है ना। सबको हम अलग अलग टेबल बनानी पड़ती है हमें लास्ट में। अब जैसे इलेक्ट्रॉन की फैमिली होती है, इलेक्ट्रॉन जैसे भी 3 प्रकार के कण होते हैं। एक तो ये टाउ कण होते हैं, टाउ बोला जाते हैं, एक ये म्यूऑन कण होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर इन तीनों के एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, टाउ का एंटी पार्टिकल होता है ये टाउ प्लस, और म्यूऑन माइनस चार्ज होता है, इसका एंटी पार्टिकल भी होता है म्यू प्लस होता है। तो इस प्रकार से 6 तो इनकी फैमिली हो जाती है। इनको क्या कहा गया, इनको लेप्टॉन फैमिली कहा गया। ये कौन से कहलाते हैं, लेप्टॉन, लेप्टॉन फैमिली इनको कहा जाता है। फिर ऐसे मेसोन में आते हैं, जिसमें हमारे पाई मेसोन आता है, ईटा आता है, और भी कई प्रकार के आते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से तो खैर ये सब अभी आपको नाम ध्यान रखना नहीं है। बाकी मेन क्या होता है, तो ये लेप्टॉन फैमिली है, ये नाम कहाँ से दिया गया। तो पहले ये बात हुई कि भाई इनकी स्टडी करें, इन सारे मूलभूत कणों की कैसे स्टडी करें। तो ये हुआ कि भाई एक प्रकार की गुण रखने वाले जो कण हैं उनको किसी एक प्रकार के टेबल बना लेते हैं, फिर जो दूसरे उनको दूसरे में, इस तरीके से सबको अलग अलग क्लासीफाई कर दो तो पढ़ना इजी होगा, ठीक है ना। कि इस टाइप के सारे कण एक जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं, इतने कण एक जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं, इतने कण एक जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है। तो उसके बेस पे क्या हुआ, इनका वर्गीकरण किया गया। इनका वर्गीकरण करने के लिए जो सबसे पहली चीज जिनके आधार पर इनको अलग अलग किया गया, वो सबसे पहली चीज क्या थी, इनका स्पिन नंबर। स्पिन नंबर इनकी प्रचक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 9-10 से ही आता है पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली का अपवर्जन नियम। देखो ध्यान से पढ़ना, इंटरेस्टिंग, ये सब चीजें आप लोगों को पता नहीं इंटरेस्टिंग लगती है नहीं। बाकी ये कि जैसे जब कोई टॉपिक चल रहा होता है लेकिन बीच में जो एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है ना, ये चीज़ें मुझे तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी, और नॉर्मली आई थिंक सबको लगती है। क्यों, क्योंकि ये मतलब टॉपिक से थोड़े हट करके होते हैं, हम एक तरह से बेसिक फिजिक्स सीखते हैं हम इन टॉपिक से, ठीक है ना। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से देखो, यहाँ ही नहीं कई जगह काम आती है। जनरल साइंस है ये, तो इसे मानो, फिजिक्स मत मानो, आप इसको जनरल साइंस मान सकते हो। क्यों, पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल 9th-10th क्लास से आता है, ठीक है ना। तो 9th-10th में कोई पर्टिकुलर फिजिक्स का अलग तो होता नहीं है, तो ये जनरल साइंस में आता है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या देखना है, पाउली का अपवर्जन नियम, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आप सबने पढ़ा ही होगा, याद है या नहीं वो नहीं पता, तो मैं आपको याद करा दूं। पाउली ने अपवर्जन का सिद्धांत क्या दिया, पाउली ने ये कहा कि प्रत्येक जो कण होता है, चाहे जैसे एक इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है ना, जो भी फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी क्या होती है, सॉरी ये देश नहीं होता, माइनस होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए क्या कहा कि प्रत्येक की 4 क्वांटम संख्याएं होती है जो कि किसी कण को निर्धारित करती है। अब यहाँ पे देखो क्वांटम नंबर्स की बात आ गई, ठीक है ना, कि ये तो फिक्स होता है, ये बात पाउली ने नहीं कही, ये तो पहले से पता है ही कि क्या होता है कि कोई भी जो हमारे पास जो भी ये सारे के सारे फंडामेंटल कण होते हैं, ये किससे डिफाइन होते हैं, तो 4 क्वांटम संख्याएं होती है जो इनको डिफाइन करती है। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुख्य क्वांटम संख्या होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, एक होता है आपकी द्विंशी क्वांटम नंबर होता है, एक होता है आपके प्रचक्रण क्वांटम नंबर होता है, और एक आपका ये ML होता है, ठीक है ना, चुंबकीय द्विंशी, इस तरीके से कुछ बोलते हैं इसको। तो ये N, L, MS और ML 4 प्रकार के क्वांटम नंबर्स होते हैं जो कि इनको डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये पहले ही साइंटिस्ट ने बता दिया था जब न्यूक्लियर की खोज वगैरह हुई, इनके बारे में जब पता चला कि कण है, उन सब के बारे में, ठीक है, यहाँ तक बात हुई। तो पाउली ने ये कहा कि किसी भी एक कण के लिए ये चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, कि अगर चारों क्वांटम नंबर बिल्कुल सेम हो जाएंगे तब तो वो कण दो रहे ही नहीं, सारी की सारी प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती। देखो कोई दो चीजें कितनी भी सिमिलर हो, जैसे जो ट्विंस बच्चे होते हैं, ठीक है ना, जुड़वा बच्चे होते हैं, कहा जाता है कि वो सब चीजों में सेम होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंस तो रहता ही है। या किसी भी चीज में कोई भी दो चीजें हैं बिल्कुल सेम टू सेम, ये दोनों मार्कर्स ब्लैक ही हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस हो गई, तो वही वाली बात है। तो पाउली ने कहा कि अगर चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे तब तो वो कण एक ही हो जाएगा, तब तो उसको आप दो क्यों कह रहे हो, फिर तो कोई डिफरेंस वाली बात नहीं रही। तो दो होने के लिए जरूरी है कि चारों में से एक न एक क्वांटम नंबर इनका जरूरी अलग होगा, ठीक है ना। आप कुछ भी कर लो, एक क्वांटम नंबर जरूर अलग हो गए। अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं,
अब सपोज करो इनमें तो हमें पता है दोनों में डिफरेंस है। सपोज करो जैसे अभी आप नहीं जानते, ये पाई प्लस और पाई माइनस ले लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए। आपको पाई प्लस की प्रॉपर्टीज पता है या पाई माइनस की प्रॉपर्टीज पता है? नहीं पता है। कैसे पता करोगे आप? इनके चारों क्वांटम नंबर्स ले लोगे। अब चारों क्वांटम नंबर अगर सेम ही आ जाएंगे तो आप पाई प्लस और पाई माइनस से क्यों डिनोट कर रहे हो? एक ही कण हो गया वो तो। लेकिन इसका मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तो इनमें अंतर दिखाने के लिए एक को हमने पाई प्लस से प्रदर्शित कर दिया, एक को पाई माइनस से प्रदर्शित कर दिया, एक को पाई नॉट से प्रदर्शित कर दिया। अब ये तीनों कण हैं तो एक ही फैमिली के, इसका मतलब तीनों की बहुत सारी प्रॉपर्टीज तो एक जैसी होगी, ऑब्वियसली सी बात है, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा ही होगा, तभी हमने तीन को अलग अलग बताया। ठीक है ना? तो अब डिफरेंस किस में हो, तो ये देखा गया कि देखो इनके जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है कि कौन से कक्ष में स्थित है, ये हो सकता है दो कणों का एक जैसा हो। ठीक है, एल की बात होती है, एल भी एक जैसा होता है। एल क्या होता है पता है आप लोग को? ये सब तो 9th में पढ़ते हो ना यार, बेसिक आप लोग अब 9th क्लास में हो, नहीं तो मुझे ये भी पता नहीं है आप लोग आंसर हाँ में दोगे या ना में दोगे, लेकिन ये सब तो 9th में ही आता है, मुझे पता है। एटम्स, परमाणु वगैरह की शुरुआत वहीं से हो जाती है, तो ये तो कोई मत ही बोलना कि हमने कभी पढ़ा नहीं है, हमें पता नहीं है। और ये आपके स्टैटिकल में है भी नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा बेसिक ज्ञान दे रही हूँ ऐसे ही एक्स्ट्रा वाला। तो देखो यहाँ पे आपके पास एन, एल, एम एल, एम एस चारों के चारों नंबर होते हैं। एन में क्या होता है कि वो एस पी डी एफ में से किस कक्षा में उपस्थित है। एस पी डी एफ कौन से कोष में उपस्थित है। ठीक है, अब एल का नंबर होता है एस पी डी एफ के अकॉर्डिंग अलग अलग नंबर होता है। एल का अगर कोई कण एस में स्थित है तो उसके लिए एल की वैल्यू होगी 0। ये एल की वैल्यू है, ये एन की वैल्यू है। ठीक है ना? एस के लिए एल की वैल्यू होती है 0, पी के लिए होती है 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए होती है 3। क्लियर है? ml की बात करें पहले, चलो पहले अपन ml ले लेते हैं एंड देन अपन ms लेते हैं। ml की बात करें तो ml का फिर प्रत्येक के संगत अलग अलग मान होते हैं। कैसे? अब 0 के संगत ml की वैल्यू 0 होगी, 1 के संगत ml की 3 वैल्यूज होती है, +1, 0, -1। 2 के संगत इसकी 5 वैल्यू हो जाएगी, +2, +1, 0, -1 और -2। मतलब प्लस से लेके माइनस तक टोटल वैल्यू जाती है। ऐसे ही 3 के लिए आपके पास 7 वैल्यूज हो जाएंगी, कौन सी? +3, +2, +1, 0, -1, -2 एंड -3। इस तरीके से ये चारों की चारों वैल्यूज होती है। अब आप देखो कोई भी दो कण है, मान लिया हमने, अब किसी के लिए मान लो अगर ये कक्षा पी में उपस्थित है, कोई भी दो कण हमने पाई प्लस पाई माइनस ले लिया मान लो। ठीक है, दोनों में हमने बात की कि उनकी बाहरी इलेक्ट्रॉन किस में उपस्थित है, पी ऑर्बिटल में उपस्थित है, तो एन की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, पी सेम होगा, ऑब्वियसली सी बात है। अब एल की वैल्यू है, एल की वैल्यू दोनों के लिए क्या आएगी, 1 ही आएगी, ऑब्वियसली सी बात है, एल की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। एम एल की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अब एम एल अगर किसी में हो सकता है अलग अलग हो भी जाए, किसी का +1 हो जाए, किसी का माइनस, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस आ गया। हो सकता है ये भी दोनों का एक जैसा ही हो, किसी में +1 भी आ जाए, पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है ना? अब लेकिन ये बताएं कि जो एम एस होता है, एम एस का मान कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट कर ही देता है। हो सकता है आपके पास इन तीनों की वैल्यू सेम आ जाए कोई भी दो अलग अलग कणों के लिए, लेकिन एम एस हमेशा अलग होगा। क्यों? एम एस आपका किसको शो कर रहा है, स्पिन को, प्रचक्रण को। और आपको ये पता है कि किसी भी एक ऑर्बिट में अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम 2 ही स्पिन हो सकती है, और दोनों स्पिन कैसी होती है, हमेशा एंटी पैरेलल होती है। ठीक है, एक अप स्पिन होती है तो दूसरी डाउन स्पिन होती है। तो इसमें भी दो में ये तीनों चीजें भले ही सेम आ जाए, लेकिन स्पिन तो सिंपल सी बात है, दो कण के लिए बात करो तो एक के लिए अप स्पिन तो दूसरे की डाउन आएगी ही आएगी। ठीक है, इसका मतलब कि एमएस जो होता है वो एक फाइनल इन दोनों में एक डिफरेंस क्रिएट कर ही देगा, भले ही इन तीनों को आप कितना भी सेम कर दो, क्योंकि दोनों के लिए एमएस सेम आ जाए वो कतई पॉसिबल नहीं है। 0.1% उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि दोनों के लिए हम या तो अप स्पिन ही बता दें या फिर दोनों के लिए हम डाउन स्पिन ही बता दें, नहीं पॉसिबल है ना, इसीलिए एमएस कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट कर ही देता है। क्लियर है? तो इसलिए इस बात पे कहा गया, तो ये किसने नियम दिया था, पाउली के अपवर्जक नियम के अनुसार ये बात हुई कि किसी भी दो कोई भी कण आप ले रहे हो या किन्हीं भी कणों की चारों के चारों क्वांटम नंबर जो होते हैं वो सेम नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं उनमें डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, फिर बात हुई डिफरेंस किस में क्रिएट होगा, तो देखा स्पिन के कारण डिफरेंस क्रिएट होता है। तो इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया फंडामेंटल पार्टिकल का, सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसके बेस पे किया, उनके स्पिन के बेस पे किया। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब देखो उनका क्लासिफिकेशन किसके बेस पे हुआ, स्पिन के बेस पर किया गया सबसे पहले। तो सबसे पहले कणों को दो भाग में बांटा गया, सारे यहाँ पे फंडामेंटल पार्टिकल
फंडामेंटल पार्टिकल्स है। सबसे पहले कहा गया डिफरेंस कहाँ हो, तो ये बात चली कि भाई हो सकता है उनके यही तीनों नंबर, तो सबसे पहले तो क्वांटम की संख्या देखते हैं, तो ये तीनों संख्या सेम हो सकती है, लेकिन एस में तो डिफरेंस होगा ही होगा। तो चलो एस के बेस पे अलग अलग कर लेते हैं। एस के बेस पे क्या अलग किया गया कि वे सभी कण जिनकी प्रचक्रण क्वांटम संख्या कैसी हो, अगर हाफ इंटीजर हो, मतलब अर्ध पूर्णांक हो। हाफ इंटीजर का मतलब ये होता है 1/2, 3/2, 5/2, मतलब पूर्णांक नहीं हो, अर्ध पूर्णांक हो या फिर हाफ इंटीजर हो। तो इस प्रकार के कणों को तो क्या कहा गया, फर्मियॉन्स, फर्मियॉन, फर्मियॉन, क्लियर है। और ऐसे कण जिनकी क्वांटम संख्या कैसी हो, प्रचक्रण क्वांटम संख्या जिनके पूर्णांक हो, पूर्णांक मतलब ये 1 2 3 4 5 पूर्णांक हो या फिर इंटीजर जिसको हम कहते हैं इंटीजर हो, तो इस प्रकार के कणों को क्या कहा गया, बोसोन कहा गया, बोसोन कहा गया। और इनके बेस पर ही अभी जो हम दो स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं इसी के बेस पर है। तो ये फर्मियंस का नाम किसने दिया था, फर्मी डिराक ने जो अपना स्टैटिस्टिक्स दिया वो इन कणों पर आधारित था, फर्मियंस पर आधारित था, इसीलिए वो स्टैटिस्टिक्स क्या कहलाए, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, फर्मी डिराक, ठीक है। और अभी अपन जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो क्योंकि किन कणों पर आधारित थी, बोसोन पर आधारित होने के कारण उसका नाम क्या पड़ा, बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन, क्लियर है। ये पूरी बात थी जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कहा, ये केवल उन कणों पर ही आधारित होगी जो कि एक तो कण कैसे अविभेद्य हो, ठीक है, और आइडेंटिकल हो, दूसरे जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या कैसी हो, पूर्णांक होती है। पूर्णांक होने का मतलब क्या होगा कि जिन्हें बोसोन कहा जाता है। क्लियर हो गया। किसी को अगर नोट करना हो तो चाहे सिर्फ इस चीज को ब्रैकेट में नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब आपको पूरी कहानी समझ में आने, कुछ चीजें कहाँ से कहाँ कनेक्ट होती है, कहाँ पर नियम दिया पाउली ने, पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से क्या प्रूफ हुआ एमएस के लिए, और उसका यूज कहाँ पर हुआ, तो कणों के वर्गीकरण करने के लिए। किन दो में बांट दिया, फर्मियोन में और बोसोन में। फिर आगे केवल यही तक नहीं था वर्गीकरण, फिर फर्मियोन में भी अलग अलग किए गए, फिर वहां पे बोसोन में भी अलग अलग किए गए, फर्मियोन में अलग अलग किए गए। जैसे अभी हमने क्या बात की थी, जैसे कि अब जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपन कितनी 1/2 लेते हैं ना, तो वहाँ पे किस में आएगा, फर्मियोन में आएगा, ठीक है। और फर्मियोन में फिर हमने बांटा इलेक्ट्रॉन फैमिली, जो भी हम पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन फैमिली अलग हो गई, उसमें म्यूऑन, उसमें भी फिर 3 टाइप की फैमिलीज हो गई। कौन सी, एक तो म्यूऑन फैमिली हो गई, टामोन फैमिली हो गई, इलेक्ट्रॉन फैमिली हो गई, ऐसे करके। फिर ऐसे बोसोन्स में तो काफी लंबा चौड़ा होता ही है, ये पूरा आपके न्यूक्लियर में है ही मेनली यही चीज है। फिर उसमें एक एक कण की प्रॉपर्टी और सारी आपको रटनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये बात थी। हाँ तो लिखो, चक्रण क्वांटम संख्या पूर्णांक होती है जिन्हें बोसोन कहा जाता है, अर्थात अर्थात इस सांख्यिकी का पालन करने वाले कण, अर्थात इस सांख्यिकी का पालन करने वाले कण बोसोन कहलाते हैं, बोसोन कहलाते हैं। तथा तथा ये पाउली के अपवर्जन नियम द्वारा प्रतिबंधित नहीं होते, तथा ये पाउली के अपवर्जन नियम द्वारा प्रतिबंधित नहीं होते, प्रतिबंधित नहीं होते, फुल स्टॉप। अतः किसी भी क्वांटम अवस्था में, किसी भी क्वांटम अवस्था में कणों की संख्या पर कोई सीमा लागू नहीं होती, किसी भी क्वांटम अवस्था में कणों की संख्या पर कोई सीमा लागू नहीं होती, कोई सीमा लागू नहीं होती, ठीक है ना। कणों की संख्या में हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ से देखो, इस सांख्यिकी का प्रतिपादन, इस सांख्यिकी का प्रतिपादन सर्वप्रथम बॉस ने किया, सर्वप्रथम बॉस ने किया, तथा प्लांक ने इस नियम की व्युत्पत्ति दी, तथा प्लांक ने इस नियम की व्युत्पत्ति
जिसे जिसे आइंस्टीन ने व्यापक रूप दिया, जिसे आइंस्टीन ने व्यापक रूप दिया। आइंस्टीन ने व्यापक रूप दिया। इस कारण यह सांख्यिकी बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी कहलाती है। इस कारण यह सांख्यिकी बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी कहलाती है। ठीक है, ये तो आपकी बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी से रिलेटेड जो मेन इसकी बातें होगी। ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी डेरिवेशन का पार्ट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखो। लिखो, माना एक निकाय जिसमें स्मॉल n कण है, स्मॉल n कण है, कण स्थित हैं, स्मॉल n कण स्थित हैं तथा सभी कण क्वांटम समूहों में, सभी कण क्वांटम, देखेंगे यहाँ क्वांटम समूहों के रूप में वितरित हैं। क्वांटम समूहों के रूप में वितरित हैं। फुल स्टॉप। इन समूहों में, माना इन समूहों में कणों की संख्या, माना इन समूहों में कणों की संख्या क्रमशः n1 n2 n3 ... ni है। समूह में कणों की संख्या n1 n2 n3 ... ni है, जिनकी औसत ऊर्जा क्रमशः E1 E2 E3 ... ei है, E1 E2 E3 ... ei है। ei है तथा प्रत्येक i वें स्तर के लिए, प्रत्येक i वें स्तर के लिए gi क्या है? आइगन स्टेट है, आइगन स्तर है, उपस्थित है। ठीक है, अब थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो। हम क्या बात कर रहे हैं कि हमने कोई एक निकाय ले लिया जिसमें हमारे पास कुल कण कैसे हैं, n1 n2 n3 ... ni इस प्रकार से कण है। अब यहाँ पे प्रत्येक कण अकेला कण नहीं है, प्रत्येक यहाँ पे n1 है वो एक ग्रुप को प्रदर्शित कर रहा है। कैसे ग्रुप है? सारे क्वांटम ग्रुप्स हैं ये सब अलग अलग। n1 अलग ग्रुप है, n2 अलग ग्रुप है, n3 अलग ग्रुप है, ni अलग ग्रुप है। इस प्रकार से हर ग्रुप की एनर्जी कितनी है? E1 E2 E3 ei इस प्रकार से इनकी एनर्जी है। और प्रत्येक स्तर के संगत कितने क्वांटम स्तर स्थित है, सॉरी कितने आइगन स्तर स्थित है? gi आइगन स्तर हैं। लिख लिया? फुल स्टॉप देके नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखो। बोस-आइंस्टीन वितरण की खोज करने के लिए, बोस-आइंस्टीन वितरण की खोज करने के लिए माना एक बॉक्स
जिसे GI भागों में विभाजित किया गया है। माना एक बॉक्स हमने कोई भी मान लिया, एक बॉक्स ले लो, हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में जैसे भी, और उसे हमने कितने भागों में विभाजित कर दिया, जिसे GI भागों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है, तथा इन भागों में कणों की संख्या, तथा इन भागों में कणों की संख्या कितनी है, ni कणों की संख्या स्थित है। ठीक है, अब हम इसको उस अकॉर्डिंग मानने की कोशिश कर रहे हैं बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का खोजने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मानना है इन चीजों को, कि अब हमने एक पूरा बॉक्स मान लिया। यहाँ जैसे पहले हम बात किसकी कर रहे थे, किसी निकाय की, तो अब हम निकाय की बात कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि यहाँ हमने एक बॉक्स मान लिया। ठीक है, उस बॉक्स में टोटल हमने जो यहाँ पे GI आइगन स्तर बताए थे, हम मान रहे हैं कि GI आइगन स्तर कैसे है कि हमने इसको कुल ऐसे GI अलग अलग भागों में बांट दिया है इस बॉक्स को। ठीक है, बॉक्स को हमने इस प्रकार से अलग अलग भागों में बांट दिया है। कितने में भाग हो सकते हैं, और टोटल मिला के इन भागों में कणों की संख्या भी क्रमशः कितनी हो जाएगी, ni हो जाएगी। इस तरीके से ni इनमें क्या हो गई, कणों की संख्या हो गई। इसलिए आप तो लिखो अमॉन्ग देम, लिख लिया, फुल स्टॉप लिखो। ni कणों को GI भागों में, ni कणों को GI भागों में वितरित करने के, ni कणों को, अब ये ni तो कुल हमारे पास कण है, कुल भाग हमने कितने कर दिए GI। अब इस भाग में कितने कण जाएंगे हमें पता नहीं है, वो हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करें, तो कितने भी तरीकों से कर सकते हैं भाई। ni का मतलब टोटल आपके पास अगर 100 कण है, तो अब डिपेंड करता है आपके पास भाग कितने हैं। अगर 10 है, 10 भाग बने हुए हैं आपके पास, GI बराबर कितना, अगर 10 है तो आप हर एक में कितने कण डाल दो, 10 कण डाल दो, तो 10 × 10 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास 20 है तो आप 5 डाल दो, तो 20 × 5 100 हो जाएगा। इस तरीके से अलग अलग। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, लिखो ni कणों को GI भागों में वितरित करने के कुल तरीकों की संख्या, कुल संभावित तरीकों की संख्या, कुल संभावित तरीकों की संख्या, मतलब एक तरह से अपन प्रोबेबिलिटी पता कर रहे हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने हो जाएंगे। ठीक है ना, तो कुल संभावित तरीकों की संख्या। ठीक है, लिखो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, कितना हो जाएगा, इक्वल टू GI प्लस ni-1 का फैक्टोरियल। लिख लो GI इक्वल टू, सॉरी GI इंटू में ni प्लस GI-1 का फैक्टोरियल, इक्वेशन नंबर 1 दे देना इसको। ठीक है, एक तरीके से हमने इसको क्या किया है, लिखना समझ पाया, हमने इसको खोला है। जैसे देखो फैक्टोरियल 4 लिखते हो तो इसका आप कैसे खोल सकते हो, फैक्टोरियल 4 को कैसे खोलते हैं, 4 × 3 × 2 × 1 इस तरीके से करते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 × 3 फैक्टोरियल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर है, तो हमने कुछ इस तरीके से लिखा है, GI फैक्टोरियल को खोल करके GI × GI प्लस ni-1, इसमें से -1 कम होता है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसमें से एक और कम हो जाएगा माइनस में, इस तरीके से लिखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, कुल संभावित तरीकों की संख्या। नेक्स्ट लाइन में लिखो, परंतु उपयुक्त वितरण को अविभेद्य बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ बात तो किसकी कर रहे हैं, क्वांटम सांख्यिकी है, मतलब कण कैसे होने चाहिए, अविभेद्य होने चाहिए, इनडिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए। ठीक है, लिखो परंतु उपयुक्त वितरण को अविभेद्य बनाने के लिए हमें फैक्टोरियल ni इंटू फैक्टोरियल GI से विभाजित करना होगा, फैक्टोरियल ni इंटू फैक्टोरियल GI से विभाजित करना होगा।
अतः हमारे पास टोटल ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, एक तरीके से क्या था, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज प्रोबेबिलिटी तो था, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लेना डब्ल्यू से, डब्ल्यू आई से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, पहले तक हम प्रोबेबिलिटी जो हमने वहाँ पे लिखा भी था ना, प्रोबेबिलिटी को हमने ओम से प्रदर्शित किया था, हमने वहाँ लिखा था प्रोबेबिलिटी को ओम या डब्ल्यू किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हो आप। क्लियर है, तो यहाँ हम डब्ल्यू से ही प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, पहले भी लिखा था, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कि मैम अब इससे क्यों, कंफ्यूजन हो तो आप भले ही ओमेगा के टर्म में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसे प्रदर्शित कर सकते हो, जब हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखा था तभी मैंने बताया था इसे ओमेगा से या डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। हम अभी तक ओमेगा लिख रहे थे, अभी यहाँ हम डब्ल्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज की बात कर रहे हैं, इसलिए डब्ल्यू से बता रहे हैं। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन हो तो वो ओमेगा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से डब्ल्यू आई बराबर कितना हो जाएगा, डब्ल्यू आई बराबर हो जाएगा जी आई इंटू जी आई प्लस एन आई माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन एन आई फैक्टोरियल इंटू जी आई फैक्टोरियल। इक्वेशन नंबर 2 लिख लो। लिख लिया, देखो नेक्स्ट, परंतु जी आई फैक्टोरियल को खोल लो, जी आई फैक्टोरियल बराबर कितना हो जाएगा, एक स्टेप खोल देते हैं, तो जी आई इंटू जी आई माइनस वन के बराबर हो जाएगा, हो सकता है इसके बराबर जी आई इंटू, अभी जैसे मैंने बताया फैक्टोरियल 4 को खोल के कैसे लिख सकते हो आप, फैक्टोरियल 4 इंटू 3 फैक्टोरियल के टर्म में लिख सकते हो ना, वैसे हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इम्प्लाइज यहाँ से डब्ल्यू आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी आई एन आई प्लस जी आई माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन जी आई इंटू जी आई माइनस वन का फैक्टोरियल और इंटू में ये एन आई फैक्टोरियल एज इट इज। ठीक है, यहाँ जी आई से जी आई कैंसिल, लिख लो, जी आई से जी आई कैंसिल हो गया, हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या बन गया यहाँ पे, एन आई प्लस जी आई माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन, ये फैक्टोरियल है, सही से बनाना, ठीक है, फैक्टोरियल अपॉन एन आई फैक्टोरियल इंटू में जी आई माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, देखिए इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देना, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डब्ल्यू आई की। डब्ल्यू आई क्या था, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, संभावित तरीकों की संख्या। ठीक है, डब्ल्यू आई से प्रदर्शित किया था, अभी डब्ल्यू आई कितने तरीके हैं हमें पता नहीं है, इसलिए इतना आगे हम बात करें, इसको आगे सॉल्व करें, परंतु टोटल हमने पहले भी, आपको ध्यान हो जब हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा था तो वहाँ हमने क्या देखा था, देखो n1 फैक्टोरियल था, n2 फैक्टोरियल था, डॉट 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 ni फैक्टोरियल था, तो हमने इसको किस फॉर्म में लिखा था, पाई इंटू ni के फॉर्म में लिखा था, ni फैक्टोरियल। पाई हमने क्या बताया था, इन सबका मल्टीपल होता है, क्लियर है, तो वैसे यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, डब्ल्यू आई, तो डब्ल्यू बराबर हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पाई इंटू डब्ल्यू आई के फॉर्म में लिख सकते हो। पाई क्या हो गया, जो भी संभावित तरीके हैं, 1 2 W1 W2 W3 W4 डॉट 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 डब्ल्यू आई, तो बाकी उन सबका मल्टीपल क्या है, पाई के बराबर है, तो लिख सकते हैं इसे पाई, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पाई क्या है, बराबर W1 W2 W3 डॉट 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 डब्ल्यू आई से पहले तक के लिए, ठीक है, डब्ल्यू आई माइनस वन का गुणनफल। अब ध्यान आया, पाई की वैल्यू सबका मल्टीपल के बराबर था, वही मान हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, डब्ल्यू आई माइनस वन तक का गुणनफल हो गया, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इम्प्लाइज डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, पाई डॉट एन आई प्लस जी आई माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन आई फैक्टोरियल इंटू जी आई माइनस वन फैक्टोरियल।
नंबर 4 नोट कर लो। ठीक है, अब हमारे पास W क्या आ गया, W हमारे पास कुल अविभेद्य तरीकों की संख्या आ गई है। तो ये लिख दो, W क्या हो गया यहाँ पे, कुल अविभेद्य कणों के वितरण की तरीकों की संख्या है। ठीक है ना, वितरण के तरीकों की संख्या। लिख लिया, चलो आगे चले। अब आप लोगों को ध्यान करना है, जो बात मैंने शुरू में कही थी कि अब हम यहाँ कौन सा यूज में लेंगे, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से। पहले पीछे वाला आप लोग या तो एक बार खोल करके देखो, लास्ट चैप्टर में जहाँ हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया था, हमने किस तरीके से वहाँ एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी में रिलेशन के लिए जब पूरा हमने डेरिवेशन किया था, तो क्या मान हमने लिखा था, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। फिर हमने बात की थी एंट्रोपी की, तो यहाँ पर भी अब हम नेक्स्ट क्या लेते हैं, एंट्रोपी। एंट्रोपी एस बराबर क्या था, के एल एन ओमेगा, ओमेगा को यहाँ हम लिखते हैं डब्ल्यू से, यहाँ देखेंगे सर। अब हम फॉर्मूला किसका लेते हैं, एंट्रोपी का। एंट्रोपी एस बराबर के एल एन डब्ल्यू के बराबर एक क्लियर है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, डब्ल्यू का लॉग लेना पड़ेगा ताकि हम यहाँ डाल सकें। इसे कोई इक्वेशन नंबर 5 दे दीजिए। हमें यहाँ पे वैल्यू डालनी है एंट्रोपी निकालने के लिए, किसकी वैल्यू डालनी है, एल एन डब्ल्यू के, डब्ल्यू है इसका लॉग ले लो आप, तो आपके पास एल एन डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एल एन डब्ल्यू बराबर, यहाँ देखेंगे एल एन डब्ल्यू पाई तो सबका मल्टीपल है, मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू है, उसका मतलब भी इसका एल एन ले लो, एल एन समेशन में ले लो एल एन एन आई प्लस जी आई माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, एल एन एम अपॉन एन का मतलब क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो माइनस में हो जाएगा। एक तो आपके पास एल एन क्या आ जाएगा, जी आई माइनस 1 का फैक्टोरियल, और माइनस में एल एन एन आई का फैक्टोरियल। क्लियर है, ये हमारे पास टोटल, हमने इसका लॉग ले लिया। अब हम यहाँ पर यूज क्या करते हैं, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, या स्टर्लिंग सन्निकटन से स्टर्लिंग सन्निकटन से, तो क्या देखा था हमने, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन से हम क्या वैल्यू देख सकते हैं, वहां पे हमने ये देखा था कि किसी भी बड़ी संख्या का लॉग लेने के लिए हम यूज में लेते हैं। अगर एल एन एक्स हम ले रहे हैं, कोई बड़ी वैल्यू है एल एन फैक्टोरियल एक्स का, तो आपके पास इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जानी थी, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स के बराबर। यही था स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन, किसके बराबर आता है, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स के बराबर। लिख लो पहले इतना, लिख लिया।
यहाँ पे देखो स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन हम लगाते हैं। एक तो स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन से वैल्यू हो जाती है, दूसरी चीज स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, हमेशा बड़ी संख्याओं के लॉग के लिए। तो इसका मतलब ये पूरी हमारे पास जैसे कोई बड़ी संख्या है तो इसके रिस्पेक्ट में माइनस में 1 को हम क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल। कोई बड़ी संख्या में से एक कम भी हो जाता है तो भी नेग्लिजिबल। इसी तरीके से इसको हम कोई बड़ी संख्या ले रहे हैं, जी बड़ी संख्या है तो इसमें से भी -1 हो रहा है, इसको हम क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, स्टर्लिंग सन्निकटन से क्या बड़ी संख्या के सापेक्ष एक को नगण्य मानने पर तो एक को नगण्य मान लो, मतलब एक तरीके से हम एक यहाँ से हटा दें, ये मतलब हो गया नगण्य का मतलब, यहाँ से भी एक हम हटा दें। अब हम इसका लॉग ले लेते हैं तो देखो ln w बराबर क्या हो जाएगा, लॉग किसके अकॉर्डिंग लेना है, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन से, जिसका फॉर्मूला ये होता है x ln x माइनस एक्स के बराबर। क्लियर है, ये हमने फॉर्मूला लगाया प्लस साथ के साथ इस बड़ी वैल्यू के रेस्पेक्ट में एक हमने नगण्य मान लिया तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आप लॉग ले लो ln w बराबर आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से देखो समेशन हमारे पास एज इट इज लगा दो x के फॉर्म में, तो पहले x आ जाएगा आपके पास मतलब ni प्लस टी आई और ln x मतलब फिर ln ni प्लस जी आई। ठीक है, यहाँ पर भी दूसरा हमारे पास माइनस ln जी आई है, सेम ले लो आप जी आई ln जी आई। क्लियर है, इसी तरीके से माइनस एन आई ln एन आई। क्लियर है, माइनस का x कहाँ गया, तो यहाँ पे देखो आपको हमने डायरेक्ट हटा दिया है, कैसे, -x इसमें करोगे तो माइनस का आपके पास क्या आ जाएगा, ni प्लस जी आई कर लो माइनस, यहाँ से आपके पास माइनस का जी आई हो जाएगा, यहाँ से आपके पास माइनस का ni और आपस में कट जाएंगे, इसलिए उसको हमने लिखा नहीं है। क्लियर है, सब में से -x कर दो तो यहाँ से आपके पास ni प्लस जी आई, यहाँ माइनस का प्लस का क्या आ जाएगा, जी आई आ जाएगा और प्लस का ही ni आ जाएगा। क्लियर है ना, इसलिए उसको मैंने लिखा नहीं है, इतना तो आपको डायरेक्ट समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो मैं यहाँ पे लिखूँ वापस, देखो पूरा लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। देख लो एक बार फिर से वापस मैं कर देती हूँ, किसी को कंफ्यूजन हो तो। हमें क्या लगाना है, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन, ln फैक्टोरियल x में लगाया x ln x आ गया, माइनस x करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा हमारे पास ni प्लस जी आई। क्लियर है, माइनस इसमें लगा लो तो आपके पास वैल्यू क्या हुई, जी आई ln जी आई। ठीक है, माइनस जी आई माइनस माइनस प्लस जी आई। ठीक है, माइनस यहाँ पे एन आई में लगा दो तो एन आई एल एन एन आई माइनस माइनस का एन आई तो वैल्यू क्या होगी, प्लस की एन आई। अब माइनस का एन आई माइनस का जी आई प्लस का जी आई प्लस का एन आई कट जाएगा, ये वैल्यू समझ में आ गया। अब हमारे पास वही वैल्यू बच जाएगी, लिख लो इसे। ठीक है, हमने क्या लगा दिया, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन, इसे लिख लीजिए, कोई इक्वेशन नंबर 6 आ गई हमारे पास। समझ में आ गया, आगे चले। अब यहाँ भी देखो आपको लग रहा होगा पीछे हमने जैसे किया था वैसा ही एक एक स्टेप, और बिल्कुल जैसे यहाँ कर रहे हैं बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमारा कौन सा होगा, नेक्स्ट हम फॉर्मेट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। एक चीज को एक तरह से आप 3-3 बार सॉल्व कर रहे हो तो प्रॉब्लम कहाँ से होगी। ठीक है ना, ln w का मान हमारे पास ये आ गया, हम क्या लिखे, और ज्यादा हमें चेंज करना हो तो हम ये लिखें, और अधिक परिवर्तन के लिए और अधिक परिवर्तन के लिए। अब इसमें आपको ज़्यादा परिवर्तन के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, या हम ये बोलें कि एक तरह से हम एन आई को क्या बोल दें,
डेल्टा एन आई। डेल्टा एन आई से मतलब जैसे एन आई का हमने डिफरेंशियल लिया, इस पूरे का ही डिफरेंशियल कर दो, जो हमने लास्ट उसमें भी किया था, जहाँ हमने लास्ट चैप्टर में एंट्रोपी में रिलेशन निकाला था, एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी में, वहाँ भी हमने सेम चीज़ किया था, वही डिफरेंशियल हमने सॉल्व करके देखा था, ठीक है ना। हमने डायरेक्ट वैल्यू लिखी थी और नोट में हमने उसको सॉल्व करके देखा था कि हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें ये वैल्यू कहाँ से मिल रही है। क्लियर है। अब यहाँ पर भी हम वो वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे, तो किसी को समझ में नहीं है तो जैसा हमने लास्ट चैप्टर में सॉल्व किया था उस तरीके से बेटा पूरा सॉल्व कर लो, और नहीं तो फायदा इसी में है कि आप लोग भी डायरेक्ट वैल्यू लिखो, क्योंकि उतना सॉल्व करने का मतलब नहीं है। फिर भी करना चाहो तो इसलिए मैंने आपको एक बार करवा दिया था, उस तरीके से आप लोग देख करके कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एल एन को डेल्टा एन, इस तरीके से आप पूरे का क्या ले लो, डेल्टा ले लो, तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो डेल्टा यहाँ हम ले लेते हैं एल एन डब्ल्यू का बराबर क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास, समेशन है ऑलरेडी, एल एन किसका लेना है, एन आई प्लस जी आई का, एल एन एन आई प्लस डी आई का हम ले लेंगे, अपॉन में वैल्यू क्या आ जाएगी, एन आई होता है, एल एन एक्स का क्या होता है, डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, इंटू में डेल्टा एन आई, इंटू में क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा एन आई, और ये पूरी वैल्यूज कंडीशन में क्या होनी चाहिए, इक्वल टू जीरो, इसमें चेंज कैसा होना चाहिए, जीरो के इक्वल। इसको आप दे दो कोई इक्वेशन नंबर 7, नोट कर लो। ठीक है, ये हमारे पास जीरो कैसे आया उसका रीजन लिख लेते हैं हम, कंफ्यूज ना हो ज़्यादा कहाँ से जीरो लिख दिया। देखो हमने कहाँ से लिखा था, यदि हम टोटल कणों की संख्या कैपिटल एन लेते हैं, यदि कुल कणों की संख्या, लास्ट चैप्टर में फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी, मुझे इक्वेशन नंबर भी याद है, फर्स्ट इक्वेशन नंबर लिखी थी हमने, ये जीरो कैसे आया अभी आपको भी याद आ जाएगा। देखो कुल कणों की संख्या कैपिटल एन हो तो हमने क्या लिया था, कुल कणों की संख्या एन हो, हम एन की संख्या में कहीं परिवर्तन नहीं कर रहे। अभी हमने पहले भी लिखा, यहाँ पे अपवर्जन के नियम के अनुसार क्या होगा, यहाँ पे कुल कणों की संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डेल्टा एन, डेल्टा एन टोटल है कणों की संख्या किसके बराबर है, समेशन अगर हम ले लेते हैं डेल्टा एन आई कणों के बराबर, हमने एक सेक्शन में कणों की संख्या कितनी ली थी, एन आई, सारे एन आई का टोटल कितना हो जाएगा, कैपिटल एन के बराबर, और इसमें परिवर्तन होगा जीरो। अब याद करो लिखा था ना हमने फर्स्ट इक्वेशन की कणों की संख्या में परिवर्तन कितना होगा, शून्य, इक्वेशन नंबर 8 दे दो, प्लस इसके साथ में दूसरी चीज हमने क्या ली थी, अगर हम समेशन किसका टोटल, अगर हम एनर्जी की बात करें कि प्रत्येक कण की एनर्जी कितनी हो, डेल्टा यू बराबर कितनी हो जाएगी, एक कण की एनर्जी हमने कितनी ली थी, ई आई बताया था अभी हमने, प्रत्येक कण से रिलेटेड एनर्जी कितनी है, ई आई है, यहाँ पे टोटल कणों की संख्या कितनी है, एन आई है, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, ई आई इंटू डेल्टा एन आई, ये वैल्यू भी बराबर कैसी हो जाएगी, जीरो, इक्वेशन नंबर 9 ध्यान में आ गया। हमने कुल कणों की संख्या यहाँ कितनी ली, एन आई, एन आई में परिवर्तन कुछ किया नहीं, तो टोटल डेल्टा एन में परिवर्तन कितना हो जाएगा, शून्य, साथ में एक कण की ऊर्जा ई है और कणों की संख्या में परिवर्तन डेल्टा एन है, तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो हम क्या करें, समीकरण 8 को माइनस अल्फा से तथा समीकरण 9 को इसे माइनस बीटा से गुणा करके समीकरण 7 में जोड़ने पर, ठीक है, इन दोनों को माइनस अल्फा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद इस इक्वेशन में जोड़ दो,
तो आपके पास क्या मान मिल जाएगा वो देख लो आप लोग। क्या आ जाएगा हमारे पास, समेशन बाहर ले लेते हैं हम, ये वैल्यू एज इट इज एन आई प्लस जी आई अपॉन एन आई। ठीक है, यहाँ पे हमें समीकरण 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस अल्फा से। माइनस अल्फा से कर दिया, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस बीटा से। तो माइनस का बीटा इंटू में ई आई हमने यही रख लिया, क्यों, क्योंकि हम इन सब में से क्या कॉमन ले रहे हैं, डेल्टा एन आई कॉमन ले रहे हैं। समझ में आ गया, यहाँ पर डेल्टा एन आई कॉमन था, इसमें भी डेल्टा एन आई आ रहा है, इसमें भी डेल्टा एन आई आ रहा है। हमने डेल्टा एन आई टोटल कॉमन ले लिया, बच क्या गया, यहाँ ओनली ये वैल्यू बच गई अंदर। ठीक है, माइनस में इसको हमें अल्फा से मल्टीप्लाई करना था, डेल्टा एन आई बाहर ले लिया, क्या बच गया, माइनस अल्फा। यहाँ पर हमारे पास डेल्टा एन आई बाहर ले लिया, क्या बच गया, बीटा इंटू में ई आई, ये बीटा इंटू ई आई, ये टोटल इक्वेशन इक्वल टू हो जाएगी 0। क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं, समझ में आ गया। अब यहाँ से बस आगे इसको थोड़ा सॉल्व कर लो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। देखो डेल्टा एन आई उधर भेज दो, कितना हो जाएगा 0। आपके पास क्या बच जाएगा, एल एन एन आई प्लस जी आई अपॉन एन आई बराबर, ये तो 0 चला गया, ये दोनों नेगेटिव उधर जाके कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव, मतलब अल्फा प्लस बीटा ई आई के बराबर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ से। दूसरी चीज हम क्या करें, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, लॉग है, यहाँ पर तो हमारे पास एल एन लिया हुआ है, लॉग ले रखा है हमने, उधर हमारे पास लॉग नहीं है, तो हम दोनों तरफ क्या करें, एंटी लॉग ले लेते हैं। एंटी लॉग लेने पर क्या बच जाएगा, इतना नोट कर लो एक बार, फिर ऊपर से अपन रफ कर लेते हैं। एंटी लॉग ले लेते हैं फटाफट से, क्या वैल्यू हो जाएगी, एन आई प्लस जी आई अपॉन एन आई इक्वल टू ई की पावर में आ जाएगी ये वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा ई आई के बराबर। दोनों को अलग अलग स्प्लिट कर लो, क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, जी आई अपॉन एन आई प्लस 1। ठीक है, जी आई में डिवाइड कर दिया, एन आई से एन आई में डिवाइड कर दिया, प्लस 1 आ गया, बराबर ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई के बराबर। ठीक है, उधर भेज दिया हमने, और यहाँ से एन आई बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, जी आई अपॉन में ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई माइनस 1। ये हमारे पास कुल एन आई कणों की संख्या किस में, जी आई ऊर्जा स्तरों में। ठीक है, जी आई हमने क्या लिया था, आइगन वैल्यू के स्तर लिए थे, उनमें हमारे पास ये वैल्यू आई। क्लियर है, अब यहाँ पे जैसे देखो ई की पावर अल्फा अलग करें और ई की पावर बीटा ई अलग करें, ई की पावर अल्फा को हम कोई कांस्टेंट ए के बराबर मान लेते हैं, ए माना, ठीक है ना, आधार से मानो तो घातें जुड़ती हैं, तो आप इनको अलग अलग इस तरीके से लिख सकते हो, ए की पावर अल्फा डॉट ई की पावर बीटा ए के टर्म पे लिख सकते हैं इसको। ए की पावर अल्फा को हमने ए मान लिया, तो यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा, इम्प्लाइज एन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी आई अपॉन में ए,
आपके पास क्या बच जाएगा, एन आई इक्वल टू जी आई अपॉन ए की पावर बीटा ई आई माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है आपका बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स का, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का मेन फॉर्मूला है। क्लियर है। यहाँ पे बीटा बराबर क्या होता है, 1/kt, क्योंकि बीटा बराबर होता है 1/kt, तो आप इसका मान भी डाल सकते हो। तो आपके पास एन आई बराबर क्या हो जाएगा, जी आई अपॉन में ए ई की पावर ई आई अपॉन के टी और माइनस का 1। ये क्या आ गई, जी आई ऊर्जा स्तरों में कुल कणों की संख्या। लिख लिया, इक्वेशन नंबर नाम दे दो, कौन सी होगी इक्वेशन नंबर, शायद लास्ट हमने 7 इक्वेशन नंबर करी, तो 8 दे देना, 8 की होगी तो 9 नाम दे देना, जो भी हो 8 नाम दे दिया, ठीक है। तो इसमें लिखो समीकरण 8, समीकरण 8 बोस-आइंस्टीन वितरण नियम कहलाता है, बोस-आइंस्टीन वितरण नियम कहलाता है। ठीक है, इस वितरण में, इस वितरण फलन में, इस वितरण फलन में प्राचल बीटा मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी की भांति, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी की भांति ऊष्मीय साम्यावस्था में, ऊष्मीय साम्यावस्था में बोसोनों के निकाय का ताप T निर्धारित करता है, बोसोनों के निकाय का ताप T निर्धारित करता है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना बीटा इक्वल टू 1/kt, ब्रैकेट में लिखेंगे बीटा इक्वल टू 1/kt। ठीक है, फुल स्टॉप लगा के नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, नियतांक अल्फा का मान, अपन ने जो अल्फा से मल्टीप्लाई किया था इक्वेशन को, तो अल्फा क्या है, लिखो नियतांक अल्फा का मान, नियतांक अल्फा का मान प्रतिबंध, नियतांक अल्फा का मान प्रतिबंध, कौन सा प्रतिबंध है देखते हैं, मिलता नहीं है, नियतांक अल्फा का मान प्रतिबंध समेशन एन आई इक्वल टू कैपिटल एन से ज्ञात किया जाता है। अगर आप न्यूमेरिकल करना हो और तब आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो कैसे फाइंड आउट करोगे, समेशन एन आई इक्वल टू कैपिटल एन से ज्ञात किया जाता है। बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में इस नियतांक का कोई विशेष महत्व नहीं है, इस नियतांक का कोई विशेष महत्व नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए अपन ने e की पावर अल्फा को क्या मान लिया, कांस्टेंट a के बराबर मान लिया। अब ये कांस्टेंट वैल्यू है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखो, परंतु अल्फा का मान धनात्मक होता है,
सकता है जो बोस आइंस्टीन स्टेटिक्स का ग्राफ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा डेरिवेशन कराओगे लेकिन लास्ट में अगर इसका ग्राफ बना करके नहीं आओगे एग्जाम में तो वो आपके आधे नंबर या 1 नंबर भी काट सकता है, ठीक है ना। इसलिए ग्राफ तो मस्ट है, बनाना ही बनाना है, ठीक है। ये हमने ग्राफ इसमें लेंगे, हम किन दोनों में लेंगे, एक तो हम लेते हैं एन आई अपॉन जी आई, अगर हम यहाँ से ले लें तो एक तो हम लेंगे एन आई अपॉन जी आई, ठीक है ना। यहाँ से आप एन आई अपॉन जी आई निकाल सकते हो ना, ये देखो एन आई अपॉन में जी आई इधर ले लो, बराबर यहाँ क्या बन जाएगा 1 अपॉन ए की पावर ई अपॉन के टी -1। तो अपन यहाँ से ग्राफ किस में लेंगे, एन आई अपॉन जी आई में, और इधर लेंगे एनर्जी ई में, एनर्जी ई, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ग्राफ के 2 कर्व आएंगे, कैसे, एक कर्व तो आएगा कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके से आएगा एक कर्व, दूसरा कर्व आएगा ऐसे, इस तरीके से, दूसरा कर्व हमारे पास और भी नीचे आएगा। अब जबकि जो नीचे वाला कर्व है ये हमारे पास किसके लिए है, हाई टेम्परेचर के लिए, उच्च ताप के लिए, और ये वाला हमारे पास आता है निम्न ताप के लिए, लो टेम्परेचर, उच्च ताप और निम्न ताप के लिए, बना लो। ध्यान रखेंगे नीचे ऊपर जो हमारे पास लाइन आ रही है, ऊपर से जो लाइन आती है क्रॉस करने के बाद में दोनों का यहाँ इंटरसेक्शन होता है, क्रॉस करने के बाद ये लाइन चली जाती है नीचे की तरफ, और जो ऊपर थी ये चली जाती है, जो नीचे है यहाँ पे वो चली जाती है ऊपर की तरफ, ठीक है। नाम ध्यान रखना, ये जो यहाँ पे हमारे ऊपर वाली आ रही है, यहाँ से आने के बाद जो हमारी ये ऊपर वाली ये तो होती है लो टेम्परेचर की, और ये जो नीचे वाली होती है हमारी ये किसकी हो जाती है, हाई टेम्परेचर की। देखो दो भिन्न तापों पर बोस-आइंस्टीन वितरण, दो भिन्न तापों पर बोस-आइंस्टीन वितरण Ni अपॉन जी आई, Ni अपॉन जी आई का मान उपयुक्त आलेख से प्राप्त किया जाता है। दो भिन्न तापों पर बोस-आइंस्टीन वितरण, कौन सा वितरण है, Ni अपॉन जी आई का मान उपयुक्त आलेख से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, देखो इसमें नेक्स्ट लाइन में आलेख द्वारा प्राप्त होता है, आलेख द्वारा प्राप्त होता है कि निम्न तापों पर अधिक कण निम्न ऊर्जा स्तर में स्थित होते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर में स्थित होते हैं, व निम्न ऊर्जा स्तरों में संख्या घनत्व मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के सापेक्ष अधिक होता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के सापेक्ष अधिक होता है, ठीक है। तो ये था आपका बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, क्लियर है। दोनों से क्या पता चल रहा है, यहाँ हम संख्या का घनत्व ले रहे हैं, पर आइगन स्टेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जी आई क्या था, नंबर ऑफ आइगन स्टेट्स थे, एन आई क्या है हमारे पास, कणों की संख्या, पर आइगन स्टेट नंबर ऑफ पार्टिकल, संख्या घनत्व पता चल रहा है। यहाँ हम क्या देख सकते हैं, एन आई अगर एक तरह से हम माने, जी आई मान लो किसी एक ऊर्जा स्तर में बात कर रहे हैं, तो एन आई हमारे पास क्या है, कणों की संख्या। तो कणों की संख्या हम क्या देख रहे हैं, जैसे लो टेम्परेचर के लिए कणों की संख्या का मान भी क्या होता है, एनर्जी के साथ साथ कम होता जाता है, और जबकि हाई टेम्परेचर के लिए जो वैल्यू होती है, पहले स्टेप बाद में होती है, लेकिन ये ऑलमोस्ट थोड़ी कांस्टेंट सी होती है, थोड़ा बहुत ही कमी होता है, जबकि लो टेम्परेचर पर मान में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, क्लियर है। ग्राफ मैंने बता दिया आपको, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अगर एग्जाम में पूरा क्वेश्चन अच्छे से करके आए, लेकिन अगर ग्राफ नहीं बनाया आपने, गलत बनाया, तो उसके आपके मार्क्स कटेंगे, डेफिनेटली कटेंगे, कोई डाउट मत रखना, ठीक है, डेफिनेटली कटेंगे। ग्राफ बना दोगे तो ये है, अंदर की चीज़ थोड़ी इधर उधर भी हो जाएगी, लेकिन एग्जामिनर मेनली क्या चेक करते हैं, रिजल्ट सही है या नहीं, आप
ग्राफ सही है या नहीं, ठीक है। बीच में तो कहीं कहीं वो चेक करते हैं, बाकी रिजल्ट ग्राफ हमेशा एक्यूरेट होने चाहिए। क्लियर है। ये फॉर्मूला जो होता है यही क्या कहलाता है, बोस-आइंस्टीन के अनुसार प्रति आइगन ऊर्जा स्तर में अणुओं की संख्या का वितरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो जैसे हमने इससे पहले तक हम क्या कहते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमान का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ रहे थे, यहाँ हमने क्या पढ़ा है, ये बोस-आइंस्टीन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये होता है किन कणों के लिए, जिनके स्पिन कैसी हो, बोसोन हो, बोसोन का मतलब पूर्णांक होती हो स्पिन। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, फर्मी-डिराक सांख्यिकी का, ठीक है। फर्मी-डिराक सांख्यिकी बिल्कुल इसी तरीके से होगी, रिजल्ट में थोड़ा सा वेरिएशन हो जाएगा, प्लस साथ के साथ उसमें एक बात ध्यान रखनी है कि वो केवल किस पर आधारित होती है, वो आधारित होती है कि उन कणों पर जिनका पूर्णांक कैसा अर्ध पूर्णांक हो, हाफ इंटीजर होता हो। तो अगर आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स एंड बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, इन दोनों सांख्यिकी में क्या अंतर है, तो क्या बताओगे आप, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी उन कणों पर आधारित होती है जिनका प्रचक्रण क्वांटम संख्या कितनी होती है, पूर्णांक होती है, एग्जांपल 1 2 3, ठीक है। जबकि फर्मी-डिराक सांख्यिकी उन कणों पर आधारित होती है जिनका प्रचक्रण क्वांटम संख्या कैसी होती है, अर्धपूर्णांक हाफ इंटीजर होती है, एग्जांपल 1/2 3/2 5/2 एक्सेट्रा। क्लियर है, समझ में आ गया। इसको एक बार फिर से करके देख लीजिएगा रफ कॉपी में, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना। थैंक यू।